बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भलीकार ऐं यहाँ इरफान महबूब। नाज़रीन, पाकिस्तान में हिकु भेरो ॿीहर सियासी जमायतुनि खे हिकु मेज़ ते विहारण जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि 2024 जे आम चूंडुनि खां पोइ। हिकिड़े पासे जिते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे इतिहाद सां हुकूमत वजूद में आई, त ॿिए पासे वरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सुन्नी इतिहाद जे काउंसिल जे रूप में हिकिड़ी मज़बूत अपोज़िशन तौरु साम्हूं आई। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जो डे फर्स्ट खां वठी इहो मुतालबो रहियो आहे त जेके आम चूंडूं थियूं आहिनि उन्हनि में धांधली थी आहे। इन जे करे इन्हनि चूंडुनि जी जांच जे लाइ हिकिड़ी कमीशन ठाही वञे। ॿिया बि मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि जिन ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हाणोकी सुन्नी इतिहाद काउंसिल खे एतिराज़ आहिनि, पोइ उहो मख़सूस सीटनि जो हुजे या वरी 9 मई समेत मुख़्तलिफ़ जेके केस दाख़िल थियल आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत ते ऐं उन्हनि जा कारकुन ऐं अॻवान जेके हिन वक़्तु जेल में आहिनि, उन्हनि ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे सख़्तु ख़दशा आहिनि। ऐं सूरत हाल इहा आहे जो ऐवान जेकॾहिं कंहिंजो इजलास थिए थो, पोइ उहो क़ौमी असेंबली जो हुजे या सेनेट जो हुजे, त उते मसइला मसाइल क्रिएट कया वञनि था ऐं अपोज़िशन उन्हनि इतिहादनि खे हलण बि नथी ॾिए। तव्हांखे यादि हूंदो सदर मुमुल्कत आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु पार्लियामेंट जे गदिले इजलास खे जॾहिं ख़िताबु कयो हो त तॾहिं मफ़ाहिमत जो पैगाम ॾिनो हो। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं जॾहिं सेनेट जो इजलास थियो, नए पार्लियामानी साल जी शुरूआति थी, त उन साल जी शुरूआति ते बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग तरफ़ां हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे ॻाल्हियुनि जी आछ कई आहे, जंहिं ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मशरूत राज़पो ज़ाहिर कयो आहे। इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान शिबली फराज़ चयो त हू ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारु आहिनि, पर ॻाल्हियुनि जे लाइ माहौल तयारु कयो वञे। इहो माहौल कहिड़ो आहे जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे घुर्बल आहे? इहो माहौल कीअं क्रिएट थींदो, इन खे जाचण जी कोशिशि कंदासीं। ॿिए पासे वरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो ई हिकिड़ो अॻवान आहे शहरयार अफरीदी साहिबु, जंहिं ख़ानगी टीवी चैनल खे इंटरव्यू ॾींदे इहो चयो आहे त हू मौजूदा सियासी सेटअप सां ॻाल्हियूं न कंदा, बल्कि हूअ फ़ौज सां यानी आर्मी चीफ सां ऐं DGISI सां ॻाल्हियूं कंदा, छाकाणि त हू सम्झनि था त मौजूदा जेको सियासी सेटअप आहे, हुकूमत आहे, उहा पाण फ़ौज जे सहारे ते आहे। इन जे करे हिन सियासी सेटअप सां ॻाल्हाइण जो को बि फ़ाइदो कोन्हे। शहरयार आफ़रीदी त एतिरे हद ताईं बि दावा करे छॾी आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जूं जल्द फ़ौज सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। सियासी जमायतूं जेके जमहूरियत खे अॻिते वधाइनि थियूं, जेके जमहूरियत ते यकीन रखनि थियूं ऐं बार बार इहे मुतालबा कनि थियूं त जेके मामलात आहिनि उहे जमहूरी तरीक़े सां हलाए वञनि, जेके हुकूमतूं आहिनि उहे जमहूरी तरीक़े सां हलाई वञनि, ऐं उन्हनि सदाईं ग़ैर जमहूरी रवैयनि खे कंडेम कयो आहे, त पोइ आख़िर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छो सियासी जमायतुनि बदिरां इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हियूं करण ते बि ज़िद आहे? इन मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। बेग साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को पेशकश की है कि भाई मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का कहना है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगी। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या एजेंडा है या कौन से नुकात हैं जिन पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ बातचीत करना चाह रही हैं? हमारा एजेंडा तो है कि मुल्क की बहाली हो। हमारा एजेंडा ये है कि मुल्क में जो गुर्बत में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, अफरात ज़र 30% तक पहुंच गया था, ये गरीब आदमी परेशान है। हम अपने हल्के में जाते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि जी महंगाई कब कम होगी। तो मुल्क का रिफॉर्म्स, मुल्क की इस्लाहात, मुल्क में इकोनॉमिक एजेंडे को लेके चलना है मिलजुल के। अगर एक आम आदमी ने जो इतने इलेक्शन में हिस्सा ले के उसका एक ही उम्मीद है हम लोगों से, और वो ये है कि हम मौजूदा सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लेकिन अगर हम सियासी अदम इस्तेकाम रखेंगे, मुल्क में कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी रखेंगे, ये अपना एहतजाज रखेंगे रोडों पे और हाउस को नहीं चलने देंगे पार्लियामान की, तो फिर एक आम आदमी को बहुत मायूसी होगी। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी अगर आपको कोई शिकायतें हैं आप टेबल पर आए, टेबल पे बैठ के बात करें, पार्लियामान में बात करें, इसके बजाय कि हम इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करते हैं जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज हैं और उस जो इंतशार पैदा कर रही हैं मुल्क में, और एक आम आदमी की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ का सर एक मुतालबा ये भी है कि
8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे उसमें धांधली हुई है और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, और वो ये भी चाह रहे हैं कि उनको मखसूस नशस्तें उनकी मिल जाएं, उनके जो सियासी कैदी हैं बकौल तहरीक इंसाफ के उनको भी रिहा किया जाए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात को इंडोर्स करती है, या वो अपनी इत्तेहादी जमायत जो कि हुकूमत को मेन स्ट्रीम में है लीड कर रही है, नून लीग को इस साइड पे वो आमादा कर सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए? देखिए, ये मुतालबात बिल्कुल गैर मंतकी हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आपको इलेक्शन के नताइज पे कोई एतराज है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, कोर्टें हैं, इलेक्शन कमीशन है, आप जाएं वहाँ पे और मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह फैसला होगा। आपके पास अगर कोई शवाहिद है तो पेश करें, तो उसके आप बेस बना के कि पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को तो नहीं दोबारा करवा सकते ना। ये तो अरबों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, टाइम लगा है और तमाम आईनी ओहदे पुर हो गए हैं, जिसमें वजीर आजम का होता है, जिसमें सदर साहब का होता है, जिसमें चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के हैं। तो ये हर तरमी वाली बात है अगर उस तरह की बात हो कर। सर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद माजी में इस तरह के मुतालबात कर चुकी है, तो अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे मुतालबात को कैसे गैर मंतकी कह सकते हैं या करार दे सकते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप राइट फोरम है, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है जो इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। तो सर, क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मफामत में? देखिए, मफामत तो हम सबसे चाहते हैं। जरदारी साहब मफामत की पॉलिसी पे यकीन रखते हैं और जॉइंट इजलास में यानी जॉइंट सेशन में जो खिताब किया था जरदारी साहब ने, उस पर भी उन्होंने मफामत की तरफ राग़िब करा है पीटीआई को और तमाम सियासी जमातों को मुल्क के मफाद में। तो हमारा तो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी कभी हम पसंद ही नहीं करते, हमारा ऑप्शन नहीं है वो, हमारा ऑप्शन मफाहमत ही है। और इस बार भी जॉइंट सेशन में इसका जिक्र हुआ, बाकायदा सदर पाकिस्तान ने ऑफर करी है। मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए कुछ हो रहा है सर? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें एक टेबल पे आए, बैठ के अगर उनके कोई मफादात क्लैश हुए हैं, कोई उन्हें शिकायतें हैं, वहाँ बात करें, ये जमहूरी अमल को चलने दे। लेकिन पहले भी देखें, पीटीआई ने देखा है कि जो आपने जमहूरी प्रोसेस को जब तोड़ा और रिजाइन कर दिया कौमी असम्बली की सीटों से, असम्बली तोड़ दी गई, तो फिर आपकी बात करने का कोई वजन नहीं था, आपकी हैसियत कुछ नहीं थी, मेंबर पार्लियामान की हैसियत से आपकी एक वजन, एक ताकत होती है। तो अब भी हमारा यही मशवरा है कि उसको इस्तेमाल करें आप और हाउस में अपने इश्यूज लेकर आए। हाउस में स्पीकर साहब ने बहुत सारी चीजें ऐसी उनकी मानी है जो उन्होंने कही थी, जिसमें एक महमूद अचकजई साहब के जब जाकर वो जब रेड किया गया और वहाँ पे गिरफ्तारी की गर्ज से, तो पार्लियामान ने उसको कंडेम करा, हमने उस पर एक्शन लेने को कहा कि क्यों हुआ है एक पार्लियामान के मौजूद मेंबर के घर के ऊपर वजूहात मालूम करें। तो पार्लियामान एक बहुत ही मोतबर बॉडी है जहाँ पे मैं समझता हूँ मेरिट की बुनियाद पे आइन के मुताबिक बातें होती हैं और हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अख्तियार बेग, आपने हमें वक्त दिया। इन्हीं मामले ते पाण नाज़रीन वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार इफ्तिखार शिराज़ी साहब सां। शिराज़ी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल सेनेट के इजलास में एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दिए कि मुज़ाकरात करें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑफ़र पे मशरूत रासपा भी ज़ाहिर किया है। शिबली फराज साहब ने कहा है कि इसके लिए आपको एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक खानगी चैनल को इंटरव्यू देते हुए शहरियार आफरीदी साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज और DG ISI के साथ होंगे।
تو ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سیاسی پارٹی سے بات کرنے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ کیوں بضد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے لوگ اسی لیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا جو طاقتور ادارہ ہے جس نے بھی اس ادارے کے ساتھ بات کی ہے جی ان کے مسائل حل ہوئے ہیں. اور یہ صرف تحریک انصاف نہیں کہہ رہی بلکہ ماضی میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہنے والی پیپلز پارٹی بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتی ہے. مسلم لیگ نون کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ایک جماعت ہی ایسی ہے کہ جس کو وجود میں لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. جی میرے خیال میں اس کی کوئی ہمیں اس پہ حیران ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب ملک میں اس طرح کی پریکٹس ہوتی رہی ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے لیے اسپیس سیاسی ہو یا دیگر فوائد دیے گئے ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کے لوگ بھی اسی طرح کی بات کریں گے. لیکن یہ تجربات ہمیشہ ناکام بھی رہے ہیں اور اس سے الٹیمیٹلی اس ملک کی پارلیمان کو اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. آج دنیا میں ہر حوالے سے جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ منفی ہیں. گویا کہ ہم ہر حوالے سے دنیا میں جو فہرستیں مرتب ہوتی ہیں اس میں باٹم پہ پڑے ہیں. تو اس سے میرے خیال میں سیاستدانوں کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اور عوام ہر بار یہ امید کرتی ہے کہ جب الیکشن پروسیس میں سیاسی جماعتیں جائیں گے ماضی کے تجربات کی جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ طاقت حاصل کی اقتدار بھی حاصل کیا لیکن پھر اقتدار سے بڑے بےآبرو ہو کے نکلے بھی ہیں جیلیں بھی سوکھتے بھی برداشت کی ہیں کوئی پھانسی کے پھندے پہ جھولا ہے. لیکن بڑی بد نصیبی ہے کہ ہر بار اس طرح کے ناکام تجربات کرنے کے باوجود بھی ہمارے سیاستدان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جمہوری مسائل کو بھی یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا پھر عدالتوں کے ذریعے حل کرنے کے چاہتے ہیں. آپس میں مل بیٹھ کے افہام و تفہیم ایک دوسرے کو اسپیس دے کے چلنے کا جو رواج ہے وہ پاکستان میں ناپید ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بڑی بد نصیبی ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا ہے کہ پارلیمان میں ان کو مثبت سگنل دیا گیا ہے حکومت وقت کی جانب سے جی لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ کیا تحریک انصاف اگر کہے گی کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کا فورنزک آڈٹ کیا جائے غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے تو کیا یہ حکومت کے جو اس کی بینیفیشری ہے جس کو فائدہ ہوا ہے تو کیا وہ کمیشن بنائے گی کیا وہ ان معاملات کی تحقیقات کرے گی؟ تو میرے خیال میں کہنے کی حد تک تو ضرور کہا جا رہا ہے لیکن عملاً جب کرنے کا وقت آتا ہے اور ایک ڈیمانڈ اس سامنے آتی ہے تو پھر سیاسی جماعتیں ہمیشہ بھاگ جاتی ہیں. سر ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی ایک طرح سے جو خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کریں فوج سے ہم بات کریں اس معاملے پہ تو ان کے موٹیوز تو سمجھ آ رہے ہیں. ان کی جو قیادت ہے وہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہے کیسز ہیں بہت سارے ڈیفیکلٹیز ہیں ان کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے فوج سے بات کرنا چاہیں. لیکن حکومت کو کیا پڑی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو آفر کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بات کریں؟ کیا ایجنڈا ہو سکتی ہے حکومت کی جبکہ ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی بھی ایسی ہرڈلز کریٹ نہیں کی ابھی تک حکومت کے لیے. 25 اپریل کو ایک تحریک کا اعلان ہوا تھا وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. دیکھیں ان کو یہ حکومت وقت کو بخوبی علم ہے کہ 8 فروری کے بعد پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اگرچہ اس کے دوران الیکشن نتائج میں رفع فضل کر کے اس کو آگے پیچھے کر دیا گیا لیکن اگر مخصوص نشستیں دی جاتی تو آج شاید 135-40 کے ساتھ تحریک انصاف ہی ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہوتی. تو حکومت اتنی بیوقوف نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ اگر ایوان کی سب سے بڑی جماعت کو انگیج نہ کیا گیا اور جس طرح کے اجلاس اس وقت ہو رہے ہیں وہ پرائم منسٹر کا اوتھ ہو وہ صدر کی تقریر ہو یا دیگر مواقع ہوں اس وقت عملاً جو اپوزیشن ہے وہ ایوان کو چلنے ہی نہیں دے پا رہی وہ کارروائی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے پا رہی. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ پورے ایک طرح سے ایوان کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں. تو میرا خیال میں حکومت کو معلوم ہے کہ اگر ایوان کے اندر اس طرح کی افراتفری کا ماحول رہے گا اور کل کو یہی اپوزیشن جس کا تجزیے بھی شامل ہے اور ممکنہ طور پہ جے یو ایس اے بھی اس اتحاد کا حصہ بن جائے اپوزیشن کا اور وہ سڑکوں پہ بھی اپنے پاور شو شروع کر دیں گے تو پھر حکومت کا آگے بڑھنا چلنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. پھر زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ان کو معلوم ہے کہ یہ حکومت پھر 6 ماہ سے آگے نہیں چل پائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے ان کو ڈائلاگ ٹیبل پہ لے کے آیا جائے. اب ان کی نیت کتنی ٹھیک ہے کہ وہ اس ملک میں
जो बाकी सियासी अफवाह व तफहीम का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, अपोजिशन को ड्यू रिस्पेक्ट भी देना चाह रहे हैं, स्पेस भी देना चाह रहे हैं, या इस एंगेजमेंट का बुनियादी मकसद हुकूमत के लिए मजीद वक्त देना है ताकि इस दौरान वो कुछ डिलीवर करके तो मजबूत भी हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी तक इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है, तो एक मुश्किल में घिरी हुई हुकूमत यही चाहेगी कि वो अपोजिशन को एंगेज करे और उनके साथ गुफ्तगू करे ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। और इस मुल्क के अंदर जो हम सरमायाकारी लाने के लिए काउंसिलें बना के भी बैठे हैं, जब तक मुल्क में सियासी अफवाहों तफहीम का माहौल पैदा नहीं होगा और जब तक इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं होगी, आप तो गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब कर गए, इस मुल्क के अंदर जो सरमायाकार हैं वो भी एक रुपया इस मुल्क में लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो मजबूरियाँ हुकूमत की जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत पे जोर दिया है, इसलिए शायद आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं। अब वो खुद आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने पैगाम दिया था जब उन्होंने मुश्तरका इजलास से खिताब किया था, मफाहमत का पैगाम दिया। तो इस मरतबा आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब किस हद तक कामयाब होंगे इस मफाहमत को कामयाब बनाने में, और क्या इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को कबूल करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिलाया जाए या उनसे बात की जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 9 मई को लेके हुकूमत वक्त के पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ मांगना चाहे और हुकूमत उनको दे पाए। बिलखसूस 9 मई के मुकदमात के जिनकी जो ओनरशिप है वो उस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो सियासी हुकूमत को ऐसा फैसला नहीं कर सकती कि जो इस मुल्क की फौज को कबूल ना हो और आप कर लें, तो नहीं हो सकता। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डिमांड इस तहरीक इंसाफ की जानिब से रखी जाएगी हुकूमत वक्त के सामने, उसमें मुझे लगता है कि पहले फरिश्त ये होगा कि जो सियासी कैदी हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जो उनके खिलाफ मुकदमात बने हैं वो इमरान खान साहब है कि जिनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि 200 मुकदमात उनके खिलाफ हैं। कितने लोग हैं कि जो रूपोश हैं, कितने लोग हैं कि जिनकी जबान के होने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा, कितने लोग हैं जो सेनेट और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो मुतालबात होंगे। अब देखना ये है कि क्या जरदारी साहब इनको रिलीफ देने की पोजीशन रखते हैं कि नहीं रखते। तो मुझे तो लगता है कि फिलहाल उनके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक सूरत हाल है, कभी तक जो कायमा कमेटीज हैं वो सेनेट हो या कौमी असम्बली, वो एक आईन पाकिस्तान भी कहता है कि इलेक्शन के 30 दिन के बाद आपको बना लेनी चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि 8 फरवरी से आज हम 27, 28, 26 अप्रैल में खड़े हैं, अभी तक वो कमेटीज नहीं बन पाई। तो अभी से अंदाजा लगा लें कि हुकूमत इस वक्त हेल्पलेस नजर आ रही है, लेकिन साथ उनको इस बात का भी एहसास है कि जब तक अपोजिशन के साथ तो मामला बेहतर नहीं होंगे तब तक उनकी कश्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो देखना ही है कि जो आपने भी बात की है कि वो की चीजें कि जो एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है, क्या वो रिलीफ दिया जा सकता है? मेरा ख्याल में फिल वक्त नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा बाकी क्या इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है? मेरा ख्याल में शायद वो भी नहीं चाहेगी हुकूमत वक्त के फौरी तौर पर हो। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तकरीर में ये कह देना, और आपको मालूम है कि जब सदर तकरीर करते हैं पार्लिमानी साल के आगाज में वो बड़ी मुस्बत होती है, वो ताकि उनके जो बैठे डिप्लोमेट हैं वो भी सुन रहे होते हैं, मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी सुन रही होती है, अपोजिशन और हुकूमत सब सुन रहे होते हैं, तो वो मुस्बत पैगाम हर किसी को देते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये तकरीर हमेशा नुमाइशी सेरेमोनियल होती हैं, ये अमलन अपने इनके ऊपर कोई जाहिर सी बात है हमें इसके असरात देखने को नहीं मिलते। और सदर का ओहदा वैसे भी एक सेरेमोनियल है, अगर जो जरदारी साहब डिफरेंट सदर हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं, वो सदर की पॉलिसीज नहीं होती। सदर हमेशा गाइडलाइन देता है, उसके बाद ये हुकूमत की जो है वो मर्जी है कि उसको फॉलो करे या ना करे। आपको मालूम है इससे पहले आरिफ अलवी साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, वो भी अपनी तकरीफ में करते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ से उनको फॉलो किया करती थी। मेरा ख्याल में जवाब नफी में है। तो सदर की तकरीर तो मैं नहीं समझता कि हमें इतना ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। सर, IMF के पास भी हमें जाना है, हमें कर्जा लेना है, बिजली हम महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल भी हम महंगा कर चुके हैं, एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, अवामी गुस्सा होगा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब भी हुकूमत के लिए सरदर्द बन सकता है। तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, मुआशी सूरत हाल है, स्टेबल हम पहले ही नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जाहिर सी बात है मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी, जो कि मुल्की मफाद में नहीं है। आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा? तीनों स्टेक होल्डर्स, हुकूमत, PTI, इस्टेब्लिशमेंट किसी एक बात पे मुत्तफिक होंगी? कोई तीसरा रास्ता निकलेगा?
भाई होना पड़ेगा, वरना 10 अप्रैल 2022 से जो आपने इस मुल्क के साथ तजर्बात किए, अगर से 75 बरस से तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह हुकूमतों को लाया जाता है, फिर गिराया जाता है, मुंह पे बल गिराया जाता है, उसके बाद सियासतदानों की पकड़ दकड़ होती है, जेलों में डाला जाता है, पार्टियों को तोड़ा जाता है, उसके बाद एक हाइब्रिड रिजीम लेके आया जाता है। ये तजर्बात करने के बाद अगर कोई ये समझता था कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, तो मैं तो उसको दीवाने कह सकता हूँ, पागल ही कह सकता हूँ कि वो ये उम्मीद लगा के बैठा था कि उसके बाद इस मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई नहीं होने वाला था और वही कुछ हो रहा है। अब इसके बाद भी मेरा ख्याल में अगर आप किसी जुल्म का बुनियादी जमहूरी हक के जो आईन है पाकिस्तान के अंदर मेक श्योर किया गया आर्टिकल 10 के तहत कि हर कोई अपनी राय का इजहार कर सकता है, मुजाहरे कर सकता है, पुरअमन अपने एहतजाज का उसको हक दिया गया है, अगर वो भी आप लोगों से छीनेंगे, महमूद खाने तक गई जैसे शख्स, उनके खिलाफ आप मुकदमात बनाएंगे कि सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। भाई मेरे, अब आपको याद आई है, इससे पहले आपने बलूचिस्तान को मुफ्ती साहब को तोहफा किया है, हम उसको भुगत रहे हैं। अब एक पश्तून रहनुमा के खिलाफ आप मोटे मुकदमात बना के तो आप उनको भी मुश्तैल कर रहे हैं, उस बिरादरी को भी। तो ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। आप अगर इलेक्शन के अंदर इस तरह के फ्रॉड करके खुद तो बेनिफिशरी होना चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे शख्स को आप एहतजाज का हक नहीं देना चाहते, और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के अंदर पुरअमन माहौल कायम हो, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। लिहाजा बेहतर है कि मईशत की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो हमारे खारजा सूरत हाल जिस वक्त है, पड़ोसियों के साथ जो हमारे ताल्लुकात की नौयत है, वो हमसे तकाजा करती है कि हम सबसे पहले हाउस इन ऑर्डर करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो जिसकी जितनी पोलिटिकल स्पेस बनती है उसको दें, और जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। और मैं तो इस वक्त मुल्क के चीफ जस्टिस से भी कहूँगा कि जिनके बारे में परसेप्शन है कि वो जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़े होते हैं, तो आज आप भी आगे आएँ और जो जो ज़रूरी सवालात आपके सामने भी रखे जा रहे हैं उनका फौरी जवाब दें, ताकि लोग मुतमईन भी हों और ये हाउस इन ऑर्डर भी हो। वरना तो जो सूरत हाल चल रही है, खुदा न खास्ता में एक और साने की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब वक्त देने का। नाज़रीन, जेका सिचुएशन आहे पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, बिल्कुलु दुरुस्त ॻाल्हि आहे त पाण खे हिन वक़्तु पंहिंजे घर जा जेके मामला आहिनि उहे दुरुस्त करणा पवंदा। जेकॾहिं उहे दुरुस्त न थिया त पोइ यकीनन जेका सूरत हाल हूंदी उहा हथनि मां निकिरी वेंदी ऐं उन जा जेके नतीजा आहिनि उहे असां तव्हां सभिनी खे भोगणा पवंदा। हिते ब्रेक वठूं था नंढड़ो, ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं राणीपुर जे हिकिड़े केस जी, फातिमा फरोड़ो केस बाबति आऊं ॻाल्हायां पियो, जंहिं बाबति रिपोर्ट थियो आहे त इन केस में जेके शाहिद आहिनि उहे पंहिंजे बयान तां फिरी विया आहिनि। इन मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं, पर ब्रेक खां पोइ ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं।